प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। और जब डेफिनेशन की बारी आई तो हम लोगों ने कैपिटल एंड एसेट्स को डिफाइन कर लिया था। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। कोई डाउट? चले, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लायबिलिटीज। आपको याद है कि जब हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने लगे थे तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन हमारे अपने पास 6 लाख रुपए मौजूद थे। तो वो 6 लाख रुपए जाकर हम लोगों ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बिजनेस का स्टार्ट कितनी अमाउंट से किया? तो बाकी का 4 लाख कहां से आया? बैंक से लोन लिया था, क्या उसको वापसी नहीं करना? अच्छा, जब वापसी करना है तो आपको नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि मेरा फर्ज बनता है कि अगर आज बैंक वालों ने मेरी हेल्प की है तो इन फ्यूचर जितनी अमाउंट उन्होंने मुझको दी मैं वो अमाउंट उनको वापसी करूं? क्या है ना ऐसा कि मेरे ऊपर एक किस्म की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि फ्यूचर में मैंने अपना कोई इकोनॉमिक रिसोर्स उनको ट्रांसफर करना है। कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स? कैश। कैश हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है ना, कि कोई अपना एसेट। तो यहाँ पर जो मोस्टली एसेट हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो हमारे पास कैश की फॉर्म में होता है कि फ्यूचर में मैंने उस बैंक लोन को सेटल करने के लिए अपना कैश उनको देना है, तब जाके मेरे वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अकाउंटिंग में इस ऑब्लिगेशन को नाम दिया जाता है लायबिलिटीज का, कि बिजनेस की ऐसी ऑब्लिगेशंस जो फ्यूचर में उसने पे ऑफ करनी हो, हम आज उसको रिकॉर्ड करेंगे एज लायबिलिटी, कि बिजनेस के ऊपर ये किस्म की लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी टू पे मनी इन द फ्यूचर। आई होप कि ये बात क्लियर है सब बच्चों को। आपको लायबिलिटी की समझ आ गई है कि देखें, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हुकूक और फराइज। ये जो हुकूक है ना ये एसेट्स हैं, और ये जो प्राइस है ना ये आपकी लायबिलिटीज है। ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पर देखें, एसिड्स को जब डिफाइन किया था तो हम लोगों ने कहा था 3 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। कौन कौन से? शाबाश। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने एसिड्स के लिए याद रखने थे। तो लायबिलिटीज के लिए भी 3 पॉइंट्स हैं जो हमें स्टैंडर्ड्स ने बताए कि लायबिलिटीज के लिए 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हम लोगों ने इसके लिए याद रखने हैं? देखिए, वो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स था और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। बिजनेस की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। देखिए भाई, मैंने किसी पर्सन के कोई पैसे देने थे और मैंने पे कर दिए, क्या आज मेरी लायबिलिटी है? क्या आज मेरी ऑब्लिगेशन है? तो वो लायबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन मैंने किसी से उधार कोई चीजें परचेज की और मैंने फ्यूचर में उसको पे करना है, क्या आज मेरी लायबिलिटी है? तो इसीलिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वो लायबिलिटी में आएगी। दूसरी चीज कि जैसे ही लायबिलिटी को सेटल डाउन करेंगे तो फ्यूचर में हमें कोई ना कोई अपना इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, हमारे ऊपर लायबिलिटी किस चीज की है? कि फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक रिसोर्स हमने ट्रांसफर करना है और ये लायबिलिटी आपकी बनी होगी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। गॉट इट? अब कौन से 3 पॉइंट्स लायबिलिटी के लिए याद रखनी है? जी शाबाश। Present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of is known as liability of entity. Got it? अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं प्लान कर रहा हूं कि मैंने ना आने वाले कुछ दिनों में गाड़ी परचेज करनी है और वो गाड़ी मैंने उधार पे लेनी है, तो फ्यूचर में जाके उनको पे कर दूंगा, क्या आज मेरी लायबिलिटी है? नहीं। क्यों भला? क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, या अभी तक तो गाड़ी ही नहीं ली, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि जैसे नमाजें हम पर फर्ज है। ऑलराइट। जोहर की नमाज का टाइम अभी नहीं हुआ तो वो फर्ज भी नहीं हुई। असर की नमाज का टाइम अभी नहीं है
तो वो फर्ज नहीं हुई। हालांकि वैसे हम लोग कहते हैं दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, लेकिन हम में से अगर किसी की इस टाइम पे डेथ हो जाए ना, तो हमसे आने वाली जोहर और असर की नमाजों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, पास्ट की नमाजों के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए कहा गया था एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट डे। क्लियर? और उस टाइम पर जिस नमाज का टाइम होता है ना, वही उस टाइम पे फर्ज हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। गॉट इट? पॉइंट समझ आया आप लोगों को? अच्छा, एसिड की 2 कैटेगरीज थी, 2 क्लासिफिकेशन थी। कौन कौन सी? करंट एसिड्स एंड नॉन करंट एसिड। भाई लायबिलिटीज की भी ऐसी ही 2 कैटेगरीज हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। भाई एसिड्स को भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स। तो लायबिलिटीज को भी 2 पार्ट्स में जाके डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट और करंट का ताल्लुक सिर्फ टाइम ड्यूरेशन से है, चाहे वो एसिड्स हो, चाहे वो हमारे पास लायबिलिटीज हो। अब एसिड्स के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोई ऐसा रिसोर्स जो आपको 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, तो बन जाता है नॉन करंट एसिड्स। और जो विद इन 12 मंथ्स के बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो बन जाता है करंट एसिड। तो लायबिलिटी के लिए क्या है? ये ऑब्लिगेशन है जो फ्यूचर में हम लोगों ने पे करनी है। एम आई राइट? तो अगर वो फ्यूचर 1 साल से ज्यादा का है, कि मैंने 1 साल के बाद जाके पे करना है, तो बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर मैंने विद इन 12 मंथ्स उसको जाके पे करना है, तो बन जाएगी करंट लायबिलिटी। जो बैंक से लोन लिया जाता है ना, वो हमारे पास मोस्टली नॉन करंट लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में बता देगा कि ये हमारा शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन मतलब विद इन 12 मंथ्स मैंने पे करना है। लॉन्ग टर्म लोन मतलब 1 साल के बाद जाके पे करूंगा। सिर्फ बैंक लोन आ जाए तो समझ लेना कि ये हमारे पास हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। वो बैंक लोन हमारा 3 साल 5 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए जरूर होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर साइलेंट है क्वेश्चन, तो बैंक लोन को नॉन करंट लायबिलिटी कंसीडर करना। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर किसी किस्म का कोई शॉर्ट टर्म लोन है, ये बैंक से भी लिया जा सकता है, लेकिन आप देखिए किसी दोस्त से पैसा लेने के लिए जाओ ना उधारा, और उससे ये कह दो कि भाई 2-3 साल के बाद दूंगा, तो उसने कभी भी आपको लोन नहीं दे। हाँ, अगर उसे कह दो ना कि 2-3 माह के बाद दूंगा, फिर चांसेस हैं कि वो आपको लोन दे दे। तो भाई अगर आ जाए ना लोन फ्रॉम अ फ्रेंड या लोन फ्रॉम मिस्टर ए, कोई भी नेम यूज कर ले, तो फिर वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। गॉट इट? अच्छा, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी आपकी क्या हो सकती है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप कर रहे थे ट्रेडिंग, क्या ट्रेडिंग के लिए गुड्स नहीं परचेज करोगे? क्या वो गुड्स उधार पे नहीं परचेज करोगे? किससे परचेज करोगे? सप्लायर से। हम उसको सप्लायर कहते हैं। सेल किसको करोगे? परचेज किससे करोगे? तो अगर उस सप्लायर को उस टाइम पर आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है जैसे फ्यूचर में आप उसको पे कर दोगे। कितने फ्यूचर में? कितने फ्यूचर में? क्या 1-2 साल के बाद? नहीं, मैक्सिमम 15 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है, या 1 मंथ का आ जाएगा, बस इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। मतलब देखो भैया, आपका सप्लायर है, जब तक आप उसको पिछले पैसे नहीं दोगे, वो आपको न्यू गुड्स इशू नहीं करेगा। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होता है। तो वो जो पेएबल आपका बनता है, आपका सप्लायर जिसको आपने पे करने हैं, जिससे आपने उधार पर चीजें ली हैं, क्या वो आपकी लायबिलिटी नहीं बन गया? अच्छा, अब देखें यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास आ जाएगा ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी टू पे आफ्टर। बस इस टाइम के ऊपर ज्यादा फोकस करना था, इस पॉइंट के ऊपर। अब ये नॉन करंट लायबिलिटी, और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? एंड बैंक लोन फॉर मोर देन 1 ईयर। फिर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये कौन सी होंगी? ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी टू पे विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स, आज इंशाल्लाह भी पढ़ लेते हैं इसको कि क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स क्या होंगे।
अकाउंट पेबल और ट्रेड पेबल में क्या डिफरेंस है, ये भी इंशाल्लाह हम लोग स्टडी कर लेंगे, तो अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं, ये मैंने इन डिटेल आपको ये बातें बतानी है। साथ में हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्यूर्ड एक्सपेंस, ये हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ना है, इसके ऊपर मुकम्मल एक चैप्टर पढ़ना है एक्यूर्ड एक्सपेंस। फिलहाल के लिए याद रखना है कि हमारी करंट लायबिलिटीज है, ये चीजें होती क्या है, वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। एनी डाउट? ऑल क्लियर? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं? नहीं, डेफिनेशंस में से कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना ऐसा? अच्छा, अब हम लोग चले बाकी एलिमेंट्स की तरफ। उनमें अगर आप लोग देखें ना, तो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंसेस थे, हम जरूर पढ़ेंगे इनको, लेकिन मैं इनको ना जरा मजीद ओपन कर रहा हूं, तो मैं आपको 5 डेफिनेशन नहीं बताने वाला, मैं आपको 10 डेफिनेशन बताऊं। और अगर ये 10 डेफिनेशन आपको अच्छे से आ जाती है ना, जिनमें से हमने 3 पढ़ ली है, तो आपकी सारी अकाउंटिंग इन्हीं 10 डेफिनेशन के ऊपर है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग समझ आ जाएगी कि अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है। फिर एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ रहे होंगे ना, तो यही 10 चीजें ही शामिल हो रही होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आनी। अब यहां पर देखें, द फोर्थ वन इज परचेजेस। अब देखिए, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज शामिल नहीं थी, ऐसा ही है ना, वहां पर नहीं था, लेकिन जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में ना, इन चीजों को मर्ज कर दिया गया है, वो मर्ज मैं बाद में करके बता दूंगा आप लोग। अभी फोकस करने हमने परचेजेस के ऊपर। देखिए, हमें बिजनेस साइड हमारे माइंड में आ गया था, पैसों का बंदोबस्त भी कर लिया, दुकान रेडी हो गई है हमारी, और दुकान की कुछ चीजें हम लोग उधार पर भी लेकर आ गए, तो हमारी लायबिलिटीज भी बन गई। साथ में हमारे पास कुछ ना कुछ एसिड्स भी बन चुके हैं, वो जो उसमें हमने एसी वगैरह लगवाया, फर्नीचर लगवाया, आपने कंप्यूटर परचेज किया, सिस्टम वगैरह जो हमारे लग गए, वो सारे हमारे एसिड्स भी बन गए। अब क्या चीज आती है, जिस चीज में ट्रेडिंग करनी है, जिस चीज की दुकान बनाने जा रहे हो, क्या वो सामान नहीं लेकर आओगे? अब देखो, यहां पर बात आ रही है, अच्छा उस सामान को किस पर्पस के लिए लेकर आओगे? शाबाश। तो अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई देखो, हम लोग मार्केट निकले ना, हम लोग शर्ट भी लेकर आ जाए तो हम कहते हैं परचेज किए, हम लोगों ने शूज लिए हम कहते हैं परचेज किए, हमने खाने पीने की चीजें ली हम कहते हैं परचेज की हैं। एम आई राइट? अकाउंटिंग कहती है ना भाई ना, ऐसा नहीं है। परचेज सिर्फ उस टाइम पर कंसीडर करना जब आप ऐसी गुड्स परचेज करो जिसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब जो फॉर सेल पर्पस हो, जो फॉर सेल पर्पस हो। अच्छा, ऐसी चीजें जो फॉर सेल पर्पस हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग उसको कहती है गुड्स। अब आपने इकोनॉमिक्स में भी गुड्स पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेंगे, लेकिन भाई फर्क है, यहां पर गुड्स अकाउंटिंग में सिर्फ उस चीज को कहना है जो आप सिर्फ इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि आगे सेल कर सके, मतलब जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए भाई, एक बुक शॉप वाले के लिए बुक्स उसकी गुड्स बन जाएंगे, एक कैफे वाले के लिए वो जो कोल्ड ड्रिंक्स, लेज वगैरह, बिस्किट्स वगैरह लेके आ रहा है, वो उसकी गुड्स बन जाएंगे। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए फर्नीचर आइटम जो उसने फॉर सेल पर्पस रखे हुए हैं, वो उसके लिए गुड्स बन जाएंगी। इसी तरह से अगर एक गाड़ियों का शोरूम है, तो उसके लिए वो जो गाड़ियां फॉर सेल पर्पस हैं, वो उसके लिए गुड्स बन जाएंगे। क्या आपने मेरी बात को पिक किया? अब बेसिकली देखा जाए तो गाड़ी मेरे लिए तो मेरा एसिड है, लेकिन जो उस गाड़ी को सेल कर रहा है उसके लिए एसिड नहीं है, उसके लिए गुड्स। बात क्लियर होगी? अच्छा, वो गाड़ी भी तो उसने कहीं ना कहीं से परचेज की होगी, किसी सप्लायर से। इसी तरह से फर्नीचर वाले ने या तो खुद बनाया होगा या बनाने वालों से परचेज किया होगा। इसी तरह से कैफे वाला ये जो चीजें लेकर आता है, खाने पीने की जितनी भी, ये बाजार से परचेज करके ले आता है ना। जो बुक शॉप वाला है वो भी तो मार्केट में जाएगा, बुक शॉप मार्केट वगैरह में जाएगा, वहां से बुक्स परचेज करके ले आएगा। अकाउंटिंग ने ये कहा है कि ऐसी गुड्स की खरीदारी जो आप फॉर सेल पर्पस लेकर आए, अकाउंटिंग में उसको परचेजेस रिकॉर्ड करना। गॉट इट? अच्छा, मेरी बात दोबारा से सुनो। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि क्या करें,
बुक शॉप ओपन करते हैं, स्टेशनरी स्टोर है हमारा, बुक शॉप वगैरह वहां पे मौजूद है। मैं गया यहाँ से उर्दू मार्केट, उर्दू मार्केट से ना मुझे बुक्स वगैरह, नोटबुक, बुक्स, पेन, रजिस्टर वगैरह ये सब कुछ परचेज करके लेकर आया। अकाउंटिंग कहती है ये आपकी गुड्स हैं और इनको बाय करना ये तुम्हारी परचेजेस है। लेकिन साथ ही गर्मी का मौसम था तो मैं एक पंखा भी परचेज करके ले आया। क्या वह पंखा लेके आना मेरी परचेजेस हैं? बस यही आपको समझाना था। हालांकि मैं बाकी चीजें भी तो परचेज ही करके लाया हूँ, पंखा भी मैं परचेज करके लाया हूँ, लेकिन जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने लगे उन्होंने कहा कि भाई पंखे को परचेजेस का पार्ट नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये फॉर सेल पर्पस नहीं है। तो ये किसके लिए है? फॉर यूजेज पर्पस। ऐसे ही है ना? तो जब यूजेज पर्पस के लिए आ जाता है तो फिर वो हमारा एसिड बन कहते हैं, उसको एसिड के तौर पे रिकॉर्ड करो, उसको परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करो। आप मेरा पॉइंट क्लिक कर चुके हो? अब यहां पे सुनो, कहते हैं बॉच ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस ट्रेड और यूजेस टू मैन्युफैक्चर। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम लोग रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा होता है। द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द सप्लायर, तो वो चीजें हम लोग कहां से परचेज करेंगे, किससे परचेज करेंगे? सप्लायर से। किस पर्पस के लिए? तो वो आपकी परचेजेज बनेगी। लेकिन अगर पर्पस सेलिंग नहीं है तो परचेजेज नहीं बनेगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। गॉट इट? अगर उसका पर्पस है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, परचेजेज नहीं है, अब वो क्या बनेगी वो बात की बात है। जरूरी नहीं हर टाइम एसिड बने, वो उस पर्पस पे डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है। अब जैसे हमने कहा था कि अगर वो बिजनेस के यूजेज में आ रही है कि बिजनेस ने उसको इस्तेमाल करना है तो वो एसिड बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो मजीद उसको देखेंगे। लेकिन परचेजेस नहीं आएगा अगर सेलिंग पर्पस नहीं है तो। ऑल राइट? अच्छा फिर देखो, ये जो परचेजेस हमारे पास आती है ना, ये दो तरह की है। एक तो हमारे पास है कैश परचेजेस और दूसरा हमारे पास आएंगी क्रेडिट परचेजिंग। क्या मतलब? आप जब जाते हो ना मार्केट के अंदर, जहां पर मतलब आपका सप्लायर आपको जानता हो और आप उसको जानते हो, जरा एक ताल्लुक सा बन चुका होता है, तो वहां पर अगर किसी दिन आपके पास पैसे ना भी हो तो आप चीजें लेकर आ जाते हो और पैसे उसको बाद में दे रहे होते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अननोन मार्केट में चले गए हो ना, जैसे ही गुड्स बाय करोगे उसी टाइम पर उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, आप लोगों को इमीडिएटली पे करोगे उनके लिए। तो अगर आप लोग उन गुड्स के लिए इमीडिएटली पे कर रहे हो तो कहलाएंगी कैश परचेजिंग। और अगर आपने गुड्स तो बाय कर ली लेकिन पेमेंट आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन करोगे तो कहलाएंगी क्रेडिट परचेजिंग। बात समझ आ गई? इनकी डेफिनेशंस को पढ़ के देखो। यहां तक ये पॉइंट क्लियर? अच्छा ये बात कंफर्म है कि चाहे मैं कैश परचेजेस करूं चाहे मैं क्रेडिट परचेजेस करूं, परचेजेस करूंगा किससे? ऐसा पर्सन जिससे मैं गुड्स बाय कर रहा हूं, चाहे वो ऑन कैश है या वो ऑन क्रेडिट है, वो पर्सन मेरा सप्लायर। किसी को कोई इशू? अच्छा अब देखो, लेकिन एक ऐसा सप्लायर, अब जब मैंने सप्लायर कहा मीन्स दैट मैंने उसे परचेजेस करनी है। एक ऐसा सप्लायर जिससे मैं क्रेडिट पर परचेजेस करूंगा, एक ऐसा सप्लायर जिससे मैं, तो लाजिम बात है फ्यूचर में मैंने उसको पे करना है। अब उसके साथ मेरा एक ताल्लुक बन गया है। ऑलराइट? तो अब इस रिश्ते को नाम देना है, ये जो रिलेशनशिप बना है, तो वो अब वो मेरे लिए सिर्फ मेरा सप्लायर नहीं है। अब फ्यूचर में मैंने अगर उसको पे करना है तो मैं उसको कहूंगा कि ये मेरा पेएबल है। जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे चलो। अब मैंने उससे परचेजेस की तो फ्यूचर में मैंने पे करना है उसको, तो वो मेरा पेएबल बन गया। ऐसा सप्लायर जिससे मैंने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज की हैं वो मेरा पेएबल बन गया। अच्छा आप देखो, वो जो गुड्स मैंने परचेज की वो किस पर्पस के लिए थी? फॉर ट्रेडिंग पर्पस। सेलिंग मतलब ट्रेडिंग के लेन देन है, मैंने खुद नहीं यूज करनी।
ट्रेडिंग पर्पस है ना, तो इस पेएबल को मैं कहूंगा ट्रेड पेएबल। गॉट इट? इसको क्या कहूंगा? ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर। ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर। ये बात समझ आ गई? अच्छा, आपने कहा कि हम इसको फ्यूचर में पे करेंगे, तो क्या आज ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है? क्या फ्यूचर में जब पे करूंगा इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर नहीं करूंगा? क्या पास्ट में मैं से परचेज कर नहीं चुका? तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या कहलाती है? लायबिलिटी बन जाती है। तो ट्रेड पेएबल आपकी लायबिलिटी है। कौन सी? कब पे करूंगा? शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में। तो कौन सी लायबिलिटी? यही वजह है कि करंट लायबिलिटीज में हमने इसको लिखा हुआ था। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर क्या होता है। गॉट इट? अच्छा, मैं इन शॉर्ट ये कह दूं कि मेरे सारे के सारे क्रेडिटर्स मेरे सप्लायर्स हैं, लेकिन सारे सप्लायर्स मेरे क्रेडिटर नहीं है। मेरे सारे के सारे क्रेडिटर्स मेरे सप्लायर हैं, लेकिन मेरे सारे के सारे सप्लायर्स मेरे क्रेडिटर्स नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे सप्लायर्स भी हैं जिनसे मैंने परचेजेस ऑन कैश की, तो वो मेरे क्रेडिटर्स नहीं पड़ते। ऑलराइट, अब ये इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ो। हाँ जी, ऑल क्लियर? सारी एक्सप्लेनेशन ओके? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब देखिए, अक्सर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई चीज आप परचेज करके लाते हो ना, तो जब घर पहुंचते हो उसको चेक करते हो तो वो चीज डैमेज होती है। ऑलराइट? या ऐसा होता है वो चीज खराब हो चुकी होती है, एक्सपायर होती है वो चीज, या आपने डिमांड कुछ और की थी, उसने कुछ और चीज पैक करके दे दी और आपने उस टाइम पे नहीं देखा। या सपोज कि आप बुक शॉप पर गए और आपने अकाउंटिंग की बुक परचेज की, उसने अकाउंटिंग की बुक ही आपको उठा कर दी, लेकिन जैसे आप क्लास में आके बैठे और उसको ओपन किया, उसके अंदर कुछ पेजेस मिस प्रिंट थे। क्या ऐसी चीजें आप फिर अपने पास रखोगे? क्या आप कहोगे इसमें अल्लाह की मर्जी थी? नहीं भाई, इसमें कोई अल्लाह की मर्जी नहीं थी, जाओ उसको वापसी करो। अच्छा, किसको वापसी करेंगे? जिससे परचेज की है। इवन कि आप ये देखो ना, क्या आप एक ही मार्केट में जाए, सपोज के बुक शॉप, ये जो उर्दू मार्केट है लाहौर के अंदर, वहां पे जाओ तो हर शॉप ही बुक शॉप है और हर किसी के पास सेम सेम बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने परचेज की मिस्टर ए से और जाके रिटर्न कर दो मिस्टर बी को। इज इट पॉसिबल? नहीं, कभी भी नहीं। तो जिससे परचेजेस की, रिटर्न भी उसी को करूंगा। दूसरी बात, मैंने जो परचेजेस की थी ना, वो मैंने ऑन क्रेडिट की, उधार पर की। मेरी परचेज थी 1,000 रुपए की, मैंने 1,000 रुपए की गुड्स परचेज की थी, मैं अपने पास लेकर आया, लेकिन उसमें से ना, और ये उधार पर थी, मतलब मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे, और उसमें से 200 की गुड्स खराब थी, तो मैंने जाके वापसी कर दी। तो जाके जब वापसी करूंगा तो उससे पैसे लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पे नहीं किए थे। तो जिस तरह से ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होती है उसका रिवर्सल वैसे जाए, मतलब कि अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है तो रिटर्न भी ऑन क्रेडिट जाएगा। गॉट इट? अच्छा, मैं उसको 1,000 रुपए देकर आ गया था और जब 200 रुपए की रिटर्न करने के लिए गया, वो कहेगा हफ्ते बाद आके ले लेना। क्या आप हफ्ते बाद फिर जाएंगे? नहीं, उसी टाइम। क्यों? क्योंकि आप कैश दे चुके थे। बात क्लियर हो गई? तो जैसी परचेजेस आप करते हैं ना, और जिससे करते हैं, रिटर्न हमेशा उसी नेचर में जाएगा और उसी सप्लायर को जाएगा। गॉट इट? अब यहां पे देखें, कहते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स बाय बिजनेस फॉर एनी रीजन इज नोन एज परचेजेस। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप रिटर्न कर रहे हो तो गुड्स गुड्स ही रिटर्न कर रहे हो ना? जब परचेजेस की बात आ गई तो मतलब गुड्स हैं।
गुड्स रिटर्न करने जा रहे हो, तो जब रिटर्न करने जा रहे हो तो गुड्स आपकी तरफ आ रही हैं या आपसे बाहर जा रही हैं? हमसे बाहर जा रही हैं। तो परचेजेस रिटर्न का दूसरा नेम हमारे पास होता है रिटर्न। रिटर्न तो कंफर्म हो गया ना कि वापसी जा रही हैं, लेकिन कौन सा रिटर्न? हमसे गुड्स बाहर को जा रही हैं तो आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स। ऑलराइट, परचेजेस रिटर्न का दूसरा नेम रिटर्न आउटवर्ड्स। कोई इशू? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब आपने ना परचेजेस कर ली बिजनेस की सारी, देखो कैसे सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया आपने, एसेट परचेज किए, कुछ एसेट हमने उधार पे ले लिए तो लायबिलिटीज बन गई हमारी। फिर हम लोगों ने गुड्स परचेज कर दी, उनमें से जैसे ही आके शॉप में गुड्स लेकर आए और हम लोग उनको रैंक्स में रखने लगे, तो कुछ चीजें खराब थी या हमारी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं थी, तो वो हमने जाके वापस भी कर, अगले दिन दुकान का इफ्तिताह करते हैं। क्या आ जाओ भाई, वी आर रेडी टू सेल दीज गुड्स, ऐसा ही है ना? तो सेल किसको करोगे? तो भाई परचेज क्यों की थी गुड्स? तो बेचो ना भाई। तो अगली डेफिनेशन ही वही है कि अब वो जो गुड्स आपने परचेज की थी उनको सेल कर दो। सेल किसको करोगे? मुफ्त में करोगे? नहीं, कोई ना कोई कंसीडरेशन मौजूद होगी, मतलब लेन देन है कि अगर हमारी तरफ से गुड्स कस्टमर को जाएंगी तो कस्टमर ने भी अपने बिहाफ पर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होगा। क्या? कि नाच कर दिखा दे हमें, है? ये भी तो कंसीडरेशन ही है ना? नहीं, पैसों का लेन देन, मोस्टली पैसे। वैसे बार्टर सिस्टम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजकल वो नहीं चलता, लेकिन जहां पर हम लोग कहेंगे अगेंस्ट कंसीडरेशन जरूर कहेंगे, लेकिन वो कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट होती है। गॉट इट? कि उस गुड्स के अगेंस्ट हम उससे कुछ ना कुछ अमाउंट ले रहे होंगे। 100 रुपए की चीज लाया मैं, 80 रुपए की बेचूंगा, बिजनेस कर रहा हूं। नहीं, लाजमी बात है थोड़ा सा हाई प्राइस रखूंगा। क्यों? ताकि प्रॉफिट हो सके। कि मैंने कौन सी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन की थी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, तो पर्पस क्या था? सवाब हासिल करना, नहीं प्रॉफिट अर्न करना। तो हायर प्राइस के ऊपर लेके जाओ। बात क्लियर? अच्छा, सेल क्या? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर बाय द बिजनेस, टू द कस्टमर बाय द बिजनेस फॉर सम कंसिडरेशन, मतलब मुफ्त में नहीं देनी, खैरात नहीं बांटनी। उसके उन गुड्स के अगेंस्ट आपने भी कुछ ना कुछ रिसीव करना है, और कितना रिसीव करना है? जितने की गुड्स तुम्हें मिली उससे ज्यादा रिसीव करना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, इसके साथ एक और वर्ड यूज किया गया है सेल्स के साथ, रेवेन्यू। सेल्स के साथ रेवेन्यू। अच्छा, दोनों सेम सेम है। अगर आप लोग गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, तो चाहे आप सेल का वर्ड यूज करो या आप रेवेन्यू का वर्ड यूज करो, दोनों चलेंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी वो दुकान का गल्ला खोला और आप ये देख रहे हैं मेरी आज के दिन की टोटल सेल्स कितनी हुई, कि मैंने आज के दिन में कितनी अमाउंट की गुड्स सेल कर दी हैं। गॉट इट? आप उसको अपना रेवेन्यू भी कह सकती हैं कि मेरे आज के दिन का टोटल रेवेन्यू ये अमाउंट है। बात समझ आई आपको? लेकिन जो होते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपने हमें फी दी, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सेल्स इतनी अमाउंट की है। सर्विस प्रोवाइडर सेल्स का वर्ड यूज नहीं करता। सेल्स का वर्ड आता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। सर्विसेज के लिए हमेशा रेवेन्यू का वर्ड, कि ये मेरा रेवेन्यू। गॉट इट? बस इतना सा फर्क है दोनों, अदरवाइज दोनों चीजें सेम सेम है। कोई इशू? अब देखिए यहाँ पे, तो जो रेवेन्यू हम लोगों ने अर्न करना होता है ना, वो बेसिकली रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू देखिए हमारी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के दरमियान डिफरेंस नहीं है। रेवेन्यू क्या होता है कि मैं अपने कस्टमर को वो गुड्स कितने में सेल कर रहा हूं, तो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। भाई मैं अगर एक आइटम सेल कर रहा हूं सपोज 150 रुपए का,
एक आइटम का मेरा रेवेन्यू कितना होगा, 150 रुपए होगा, जबकि वो आइटम मुझे मिला था 100 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। ऑलराइट, तो हमारे पास रेवेन्यू 150, अगर सपोज मैंने 10 यूनिट सेल किए तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बन गया, 1500 मेरा टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। तो रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज। अब रेवेन्यू का वर्ड है तो गुड्स की बात भी कर सकते हैं और सर्विसेज के कितने की सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, उससे जो आपको इनकम मिली या फी मिली, तो वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। कोई इशू यहां तक। नेक्स्ट देखें, जो रेवेन्यू हम लोगों ने अर्न करना होता है, रेवेन्यू इज इनकम। ये रेवेन्यू बेसिकली उस बिजनेस की इनकम होगी, इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, मतलब मेन एक्टिविटी जो नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, उससे उसको कितनी इनकम आती है, वो आप लोगों ने सेल्स की कैटेगरी में जाके लिखनी है या रेवेन्यू अपना बनाना है। और वो रेवेन्यू कैसे अर्न कर सकता है कि अगर वो गुड्स में डील कर रहा है तो गुड्स को सेल करके, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड, और अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो फॉर फी फॉर प्रोवाइडिंग, यहां से उसको रेवेन्यू मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई मसला, सबको क्लियर। चलें गुड। आगे ये नीचे वाला नोट्स बहुत सिंपल सा है कि जो आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है ना, वो अगर गुड्स की सिचुएशन हो, जिस टाइम पर आप गुड्स डिस्पैच करते हो ना अपने कस्टमर को, मतलब जिस टाइम पे आप अपने कस्टमर को गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो, अपना रेवेन्यू उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि आपके कस्टमर ने आपको पैसे दिए या नहीं दिए, आपने ये देखना है कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर किस टाइम पर की। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे आप लोग कैफे गए, क्लास के फौरन बाद कैफे गए, आपने कोई जूस वगैरह लिया, जैसे ही उस जूस कैफे वाले ने आपको जूस हैंड ओवर किया, आपने फौरन उसको पैसे भी दे दिए, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट दोनों ही सेम टाइम पर हो गई, तब वो अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर दे कि मेरी सेल्स इतनी हो गई। लेकिन आप लोग देखिए अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक बुक की जरूरत थी, अब आपको पता नहीं था कि आज आपको एक बुक चाहिए, टीचर किसी भी टीचर ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया कि आपके पास ये बुक और इस बुक में से आपकी ये होम असाइनमेंट है, और आपके पास इतने पैसे नहीं थे। आप बुक शॉप वाले के पास गए कि भाई मुझे ये बुक चाहिए लेकिन मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं आपको 2-3 दिन के बाद दे दूं। समझ लें कि आगे वीकेंड था, आपका सैटरडे संडे ऑफ था, तो आपने उसे कहा कि मंडे वाले दिन मैं आपको पैसे दे दूंगा, वो आपको बुक दे देता है, तो क्या अपना रेवेन्यू मंडे वाले दिन जाके रिकॉर्ड करें? नहीं, फ्राइडे को रिकॉर्ड कर दे, जिस दिन उसने वो बुक आपको हैंड ओवर की, उसी दिन वो अपनी सेल्स रिकॉर्ड कर दे, हालांकि उसको पैसे कुछ दिन के बाद जाकर मिले। अब यही बात यहां पे की गई थी कि वो आपने अपना रेवेन्यू किस टाइम पर रिकॉर्ड करना है, जब आप गुड्स कस्टमर को हैंड ओवर करते हो, मतलब डिस्पैच करते हो, आपने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है। हालांकि अब अमाउंट आपको कब मिलेगी, मंडे वाले दिन इन फ्यूचर, तो जब अमाउंट मिलेगी तो वो अलग हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन सेल्स किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, फ्राइडे वाले, जिस दिन गुड्स हैंड ओवर की। अच्छा एक और आपको स्टोरी, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब आपको एक बुक चाहिए थी, आप बुक शॉप वाले के पास गए, उसने कहा कि भाई ये बुक ना मैं ऑर्डर पे मंगवाता हूँ, हर टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं होती, अगर आपको ये बुक चाहिए ना तो आप ऐसा करें, इसके लिए 500 रुपये मुझे जमा करवा दें आज, तो मैं आपकी बुक लेता आऊंगा मंडे वाले दिन। क्या आपको मेरी स्टोरी समझ आई? 500 रुपये आप उसको फ्राइडे वाले दिन दे रही हैं, बुक आपको कब मिलनी है, अब वो 500 रुपये फ्राइडे को ले चुका है, क्या अपनी सेल्स रिकॉर्ड करें? तो आंसर है नो। अकाउंटिंग कहती है कि भाई आपने कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आप गुड्स हैंड ओवर कब कर रहे हैं, तो उसने अब आपको गुड्स कब हैंड ओवर करनी है, मंडे वाले दिन, तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा,
मंडे वाले दिन रिकॉर्ड करेगा, जबकि पैसे वो पहले ले चुका था, फ्राइडे को नहीं रिकॉर्ड कर सकता। गॉट इट? क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया? इसी तरह से अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जिस टाइम पर आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं आपने अपना रेवेन्यू उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है। अगर आप फी, जैसे कि आप लोगों ने हमें एडवांस में फी दे दी, हम अपना रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि सपोज आपने ना हमें 3 मंथ्स के सेशन के लिए ना 30,000 रुपीज पे कर, 3 मंथ्स के सेशन के लिए 30,000 रुपीज पे कर दिया। 1 महीना गुजर गया है तो भैया 1 महीने की सर्विसेज तो दे चुका हूं ना, मैं अपना 10,000 रुपये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं। देखो 3 मंथ्स के लिए आपने 30,000 दिया था, उसमें से 1 मंथ का कितना बना? 10,000, 10,000। क्या 1 मंथ की सर्विसेज दे चुका हूं? मैं 10,000 अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन रिमेनिंग 20,000 को अभी रिकॉर्ड क्योंकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं। गॉट इट? अच्छा, ये जब फ्यूचर में आगे जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं और ये कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल तक ये बात समझ आ गई है आप लोगों को कि हम लोगों ने अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। जब अगर हम लोग गुड्स में डील कर रहे हैं तो जब कस्टमर को गुड्स हैंड ओवर करेंगे उस दिन, और अगर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो जिस दिन सर्विसेज रेंडर्ड कर लेंगे, मतलब जिस दिन हम अपनी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे उस दिन अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट? कोई इशू? नेक्स्ट देखो, परचेजेस हम लोगों ने कहीं के कैश परचेजेस भी हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हैं। तो क्या आपका कस्टमर आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता? तो भाई आपकी सेल्स भी दो तरह की है। कौन कौन सी? कैश सेल्स एंड, अच्छा बिल्कुल परचेजेस वाला सीन है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि परचेजेस में आप अमाउंट पे करते हो और सेल्स में आप अमाउंट रिसीव करो। गॉट इट? आपने अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है, अपने आप को ना तो सप्लायर कंसीडर करना ना ही कस्टमर कंसीडर करना, अपने आप को हमेशा बिजनेस कंसीडर करना। गॉट इट? अच्छा, कैश सेल्स क्या होगी कि जिस दिन आपने अपने कस्टमर को गुड्स हैंड ओवर की उसी टाइम पर उसने आपको उन गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट कर दी, तो ये आपकी कैश सेल्स हो गई है। लेकिन आपने अपने कस्टमर को गुड्स तो हैंड ओवर आज कर दी, लेकिन वो आपको पे करेगा आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, तो वो उधार पे चला गया है। तो उधार सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट सेल्स। किसी को इशू? पढ़ो जरा। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ऑल क्लियर? अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने ना परचेजेस के लिए नोट्स को डिस्कस किया था, वैसे ही हमारे पास सेल्स के लिए भी इसी तरह के नोट्स आएंगे। परचेजेस किससे कर रहे थे? सप्लायर से। तो सेल्स किसको करेंगे? कस्टमर को। कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? हर वो शख्स जिसको हम लोगों ने गुड्स सेल किए, चाहे वो ऑन कैश है या ऑन क्रेडिट है, मेरा कस्टमर। ऑलराइट? हर वो पर्सन जिसको मैंने गुड्स ऑन कैश या ऑन क्रेडिट सेल कर दी, मेरी नजर में वो क्या है? कस्टमर है। लेकिन एक ऐसा कस्टमर जो मुझसे गुड्स लेके गया ऑन क्रेडिट, अच्छा ऑन क्रेडिट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट से मुराद भी ऑन क्रेडिट होता है, उधार। ये बात जरा नोट कर लो अपने पास। ऑन क्रेडिट इज इक्वल टू ऑन अकाउंट इज इक्वल टू उधार, और तो मैं उधार लिख लें। बातें बस याद रखनी होती हैं हम लोगों ने। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, और ये उधार के लिए वर्ड यूज हो रहा होता है। अच्छा अब सुनो, तो जिसको मैंने ऑन क्रेडिट गुड सेल की, अब उसके साथ तो मेरा एक ताल्लुक बन गया है, अब उसको थोड़ी सी इज्जत देनी है। अब उसको सिर्फ कस्टमर नहीं कहना, अब उसको क्या कहना है हम लोगों ने। अब देखिएगा कि अगर मैंने उसको उधार पर गुड सेल की तो ऐसा नहीं है जैसे फ्यूचर में मैंने उससे रिसीव करूंगा या पे करूंगा, मैं उससे रिसीव करूंगा।
तो जब रिसीव करूंगा ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये एक मेरा रिसोर्स क्रिएट हो गया है जो फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा, है ना ऐसा? क्या इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या उसने मुझे वो अमाउंट वापस कर देनी है तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाएगा? क्यों देगा अमाउंट? वो मैं उससे रिसीव क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने पास्ट में उसको क्रेडिट सेल्स की है। तो ये किसकी डेफिनेशन में आता है? एसिड्स की डेफिनेशन में आता है। एसिड्स की डेफिनेशन क्या 2-3 साल के बाद रिसीव करूंगा? कब रिसीव करूंगा? विद इन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, वो 15 डेज, 1 वीक, 1 मंथ, इस तरह का कोई टाइम ड्यूरेशन होगा। तो ऐसा नहीं है जैसे करंट एसिड है, लेकिन किस नेम से आएगा? अब जब मैंने उससे रिसीव करनी है अमाउंट तो वो बन जाएगा मेरा रिसीवेबल। देखो, सप्लायर, मैंने उसको पे करना था तो बन गया था पेएबल। कस्टमर, जिससे मैंने अमाउंट रिसीव करनी है तो बन जाएगा रिसीवेबल। कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ ट्रेडिंग ही तो की है, लेन देन ही तो किया मैंने उसके साथ, ट्रेडिंग पर्पस था, मैंने उसके साथ ट्रेडिंग की, तो वो कौन सा रिसीवेबल बन जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम डेटर्स। बी को साइलेंट कर देना। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम डेटर। यही वजह थी कि जब हम लोगों ने करंट एसेट्स को पढ़ा था तो उसकी एग्जाम्पल्स में आपको नजर आया था ट्रेड रिसीवेबल्स या। आई होप कि यह बात आज क्लियर है आप लोगों को, और यह भी क्लियर है कि ये करंट एसेट कैसे बन गया, है ना क्लियर? इसी तरह वक्त का इंतजार कीजिए, आपको बाकी भी सारी चीजें समझ आती जाएंगी। अच्छा, यहाँ नोट्स तक किसी को कोई इशू? ये एक नजर इनको देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे सारे के सारे रिसीवेबल्स मेरे कस्टमर्स हैं, लेकिन मेरे सारे के सारे कस्टमर्स मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इस नोट की लाइंस पढ़िए। हाँ जी, ओके, क्लियर, सबने पढ़ लिया? चले शाबाश। अच्छा, आपको याद है कि जब आपने परचेजेस की थी अपने सप्लायर से और आपको चीजें अच्छी नहीं मिली थी तो आपने अपने घर में से जाके रखी थी, क्या किया था? अगर आप किसी कस्टमर को खराब चीजें दे दो तो वो क्या अपने पास रखे? क्या करें? अगर आपको वापसी दे दे। तो जब आपका कस्टमर आपको आके गुड्स रिटर्न करेगा ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है कि स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं थी, डैमेज थी, एक्सपायर थी, ऑब्सोलीट थी, कुछ भी आपको रीजन बता सकता है। जब कस्टमर आके रिटर्न करेगा तो क्या कहलाएंगी? सेल्स रिटर्न। अब अगर वो आपको उधार पर सेल्स लेकर गया था, आपने उसको उधार पे गुड्स सोल्ड की थी और वो आके 200 रुपए की आपको रिटर्न कर दे, आप उसे कहेंगे रुक जा भाई, रुक जाइए, 200 रुपए लेता जा, क्या करोगे? ऑन क्रेडिट ही जाएगा। क्या अब आप उसे क्या कहोगे? भाई वो जो 1000 रुपए तुमने मेरे देने थे उसमें से 200 रुपए माइनस कर दो और बाकी 800 रुपए दे देना। बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, अगर कोई कस्टमर आपसे 1000 रुपए की चीजें लेकर गया और 1000 रुपए देकर गया और रिटर्न कर गया तो 200 रुपए आप उसी टाइम दोगे उसको। क्लियर? सेम रूल परचेजिंग वाला, कि जिस तरह की ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, रिटर्न भी उसी तरह से जाएगा, उसका रिवर्सल बिल्कुल वैसा ही जाएगा। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? तो देखो, सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर टू द बिजनेस फॉर एनी रीजन इज नोन एज। अच्छा, जब सेल्स रिटर्न होती है तो गुड्स आपकी तरफ आ रही होती है ना, मतलब गुड्स इन हो रही है, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नेम हमारे पास क्या आएगा? रिटर्न इनवर्स। अच्छा भाई देखें, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न लिख दें तो वो इजीली समझ आ जाती है बात। तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो ये वाले होते हैं।
रिटर्न इनवर्स, रिटर्न आउटवर्ड, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। अब आप में से हर कोई तो नहीं होने वाला, लेकिन जो ड्यूरिंग लेक्चर भाई सो रहे होते हैं ना, वो उस टाइम पे जरूर कंफ्यूज हो जाती हैं, उन्हें नहीं पता चलता ये इनवर्ड क्या है और आउटवर्ड क्या है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो सो रहे हैं। ओके हो गई ये बात? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।